जो आज कुरुक्षेत्र में थानेसर में आपने देखा, जिस तरीके से वहाँ के लोगों द्वारा चुने हुए और प्रदेश के हर तरह की राजनीति से ऊपर उठ के वरिष्ठ राजनेताओं में जिनकी गिनती रहती है, अशोक अरोड़ा जी के साथ जिस तरीके से हाथापाई का मामला सामने आया, वो निंदनीय है, वो अस्वीकार्य है, पूरी तरीके से लोकतंत्र पे हमला है। वो अशोक अरोड़ा जी पे हमला नहीं है या प्रदेश के विपक्ष पे हमला नहीं है, वो लोकतंत्र पे हमला है। उनका एक संवैधानिक अधिकार है उस बैठक में बैठने का, निगम की बैठक में, नगर परिषद की बैठक में बैठने का उनका संवैधानिक अधिकार है। और उस बैठक में बैठना केवल जो मैंडेटेड जो पार्षद हैं या जो नॉमिनीज हैं वो बैठ सकते हैं, मगर वहाँ देखा गया कि भाजपा के एक स्थानीय लीडर के शय पर बहुत से कार्यकर्ता घुसे और मीटिंग की कार्रवाई के बीच में जिन्होंने विघ्न पैदा किया। और यहाँ तक भी परिस्थिति आई कि हाथापाई पे भी जो मौजूदा विधायक हैं उन पे इस तरीके से हमला किया, जो कि प्रजातंत्र में ये गुंडागर्दी इसको कहेंगे। भाजपा घमंड में इतना चूर है कि अब गुंडागर्दी पे उतर आई है भाजपा, मगर ये गुंडागर्दी के माध्यम से अगर भाजपा सोचती है कि प्रदेश में विपक्ष की आवाज को दबाया जा सकता है या प्रजातंत्र का गला घोटा जा सकता है, तो गलतफहमी में है। हमें लड़ाई लड़नी आती है, हम सड़क से लेकर और सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा की गुंडागर्दी प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा, जो उस समय, क्योंकि उस समय जो आपने प्रश्न पूछा था, जो रोहतक में जो हुआ दिशा मीटिंग में, आप सब स्वयं जानते हैं कि पिछले 2 दशक से एक सांसद के रूप में मुझे भी अवसर मिला। रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने और बीच में राज्यसभा के माध्यम से प्रदेशवासियों ने भी अवसर दिया जनप्रतिनिधि के रूप में, मगर ऐसा पहली बार मैंने देखा कि जब हम पहुंचे उस बैठक में तो सारे विधायक, तीनों हमारे विधायक और गढ़ी सांपला विधायक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के वहाँ के जो हमारे आदरणीय विधायक हैं, उनके जनप्रतिनिधि और बतौर अध्यक्ष जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ कोई भी अधिकारी और जिले के डिप्टी कमिश्नर साहब को वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं था प्रेजेंट। ये कोई व्यक्तिगत विषय नहीं, मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। व्यक्तिगत कोई ना विषय है, क्योंकि मैं दिशा मीटिंग का अध्यक्ष, जिले की निगरानी, जिले की जो मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है भारत सरकार के नियमावली के अनुसार, उसका मैं अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से नहीं बना हुआ, कोई व्यक्तिगत आदमी नहीं बनता। ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं के चयन के अनुसार अध्यक्ष चुना जाता है। अगर 19 लाख मतदाताओं के चयन के अनुसार चुने गए दिशा मीटिंग के अध्यक्ष को अगर जो उस गरिमा से और उचित मान सम्मान के साथ आदर नहीं दिया जाएगा या वहां पर दिशा निर्देशों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो वो कोई व्यक्तिगत मेरा अपमान नहीं है, वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं का अपमान होगा। और मैं अपने ऊपर 1000 अपमान बर्दाश्त कर सकता हूं। प्रदेश की जनता जानती है कि मैं कभी किसी भी रूप से मैं ईगो में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं के मान सम्मान की बात आएगी
और उसको कोई भी अधिकारी अगर हल्के में लेगा तो वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और पानी को लेके तो एक बड़ा खुलासा हुआ मीटिंग में कि रोहतक क्षेत्र में, जिसमें सोनीपत भी शामिल है और रोहतक भी शामिल है, 1600 क्यूसेक पानी की जरूरत है और उपलब्ध पानी हरियाणा सरकार की ओर से 300 से 400 क्यूसेक उपलब्ध पानी, ये अधिकारियों ने मीटिंग में स्वीकार किया। तो 1/4 पानी जितने आवश्यकता है, बेयर मिनिमम जो आवश्यकता, और ये तो आवश्यकता ज्यादातर इसमें पीने का पानी है, उसके बाद नहरी पानी, नंबर 1। और नंबर 2, नहरी पानी जो खास तौर पे भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी पे महम क्षेत्र के अंदर जो गांव लगे हुए हैं, उनका नहरी पानी डाइवर्ट करके कहीं और भेजा जा रहा है प्रदेश में। ये जो सरकार है, ये दिल्ली रिमोट कंट्रोल से चल रही है, ये रोहतक सोनीपत क्षेत्र के पानी के ऊपर इतना बड़ा डाका नहीं डाल सकती। ये आज बात हमारी मीटिंग में प्रमुखता से मैंने रिपीट कर दी, लेकिन हाईकोर्ट का कल डिसीजन आया है, उसको कहा कि ये गलत था, दोबारा से रिव्यू होगा, दोबारा से मेरिट लिस्ट पर नहीं, दोबारा से बेरोजगार हो जाएंगे। ये हरियाणा सरकार में आपको पता है कि एक चक्रव्यूह में युवाओं को फंसाया गया है। ये सीईटी का और ये सोशल इकोनॉमिक मार्क्स का ग्रुप सी और डी का चक्रव्यूह। पहले ग्रुप डी निकाल दो, चुनाव के नजदीक वो जो आ जाएं, लोग कहोगे चुनाव में वोट दो ना तो ज्वाइनिंग रुके, और जब उनको लग जाए फिर ग्रुप सी निकाल दो, वही ग्रुप सी में सेलेक्ट, फिर ग्रुप डी खाली, फिर ग्रुप डी निकाल दो और फिर अपना कोर्ट से अपना कैंसिल करा के दोबारा से वो चक्कर में फंसाओ। और ग्रुप 1 और 2 में, यानी कि जो बड़े पद हैं, उनमें 75% हरियाणा के बाहर के युवाओं को लगाओ। यहां भी हरियाणा के हकों को की रक्षा सरकार नहीं कर पा रही। बड़े पदों पे ग्रुप 1 और 2 पे 75% हरियाणा से बाहर के युवाओं को लगाने वाली ये सरकार, यहां तक कि एचपीएससी का चेयरमैन भी हरियाणा से बाहर से लगाने वाली ये सरकार। 4 लाख वो भी हाँ, ये तो मैंने आज ट्वीट कराई था, आपने देखा था। ये सीएम साहब को खून से बच्चों ने लेटर्स लिखी है, क्योंकि वही मैं क्या, उस चक्रव्यूह, ये हरियाणा पुलिस की केले भी रोको को लोग बच्चों को उसी भ्रमजाल, उस चक्रव्यूह में फंसाया कि भाई सरकार बनेगी तो ज्वाइनिंग कराएंगे। हरियाणा पुलिस की 5,500 वाली भर्ती को और सीट जो है अपना क्लरिकल में वेटिंग लिस्ट को ये कहा गया कि सरकार बनते ही ज्वाइन कराएंगे, लेकिन ज्वाइनिंग भूल गए। जैसे 2100 रुपए महिलाओं के भूल गए, तो ज्वाइनिंग भूल गए उन बच्चों की, और अब बच्चे खून से लेटर लिख रहे हैं। ये नमूना इस सरकार की रोजगार नीति का नमूना आपके सामने है। महिपाल सिंह नाडा ने कहा कि कांग्रेस के नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे, फिर भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे, यहाँ तक कि कांग्रेस नेताओं को मंदबुद्धि दी। तो सवाल वो उठा रहे हैं कि कौन उठा रहे हैं? अब कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत सरकार को और हमारी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को पूरा समर्थन दिया है। आज भी हम अपने सशस्त्र बलों के साथ खड़े हैं और हम सरकार से मांग करते हैं इस विषय में कि सरकार तुरंत एक संसद का सत्र बुलाए, विशेष सत्र के माध्यम से, ताकि हम अपने सशस्त्र बलों को एक स्वर से, एकजुटता से धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर सकें। और साथ में सरकार बिंदुवार समझाए कि पहलगाम हमले से लेकर और ऑपरेशन सिंदूर तक और अमेरिका और ट्रंप द्वारा घोषित सीज फायर तक, ये जो सारे मामले आई दुनिया के सामने, ये मामला क्यों आया। और दूसरा ये भी इसमें प्रश्न की बात नहीं है, जो ट्रंप हर रोज बोल रहे हैं, सुबह और शाम 3 बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये इस पे भारत सरकार खंडन करे। भारत सरकारों को ट्रंप को बोलते हुए भी 10 दिन हो गए। भारत सरकार पूरी तरीके से खंडन करे। ट्रंप बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं खंडन करें, क्योंकि उनके भी राष्ट्रपति बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोले हम उनका साथ दे देंगे, मगर खंडन करना जरूरी है। जब वो बोल रहे हैं सुबह शाम 3 बार, तो इसमें कहीं ना कहीं देश की गरिमा से जुड़े हुए प्रश्न है।
देश के सरकार कुछ बोले और अमेरिका देश कुछ और बोले, तो ये यहाँ पर मेरा मानना है कि आगे आए, प्रधानमंत्री जी खंडन करें, कहें कि राष्ट्रपति ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं और अमेरिका झूठ बोल रहा है, तो उसमें हम उनका साथ देंगे। हमने कोई सरकार को तो इसमें साथ हमने देने का कहा ही है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये देश की गरिमा की कहीं बात आएगी तो आवाज जरूर उठाएंगे। हम जरूर प्रश्न कर रहे हैं, एक ही चीज पे प्रश्न कर रहे हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर में और कोई प्रश्न नहीं है हमारा एक ही वो है कि भाई इसमें कहीं से भी पाकिस्तान को इनाम नहीं मिलना चाहिए। आतंकवाद को संरक्षण देने वाला देश, जिस देश को कहीं ना कहीं उस पर सैंक्शन होने चाहिए थे, आज उसको $1 अरब का IMF का लोन और अमेरिका द्वारा ये कहना कि हिंदुस्तान के बराबर व्यापार करेंगे, इस तरह का इनाम पाकिस्तान, किस बात का इनाम? पाकिस्तान तो आतंकवाद का जनक देश है और हम आतंकवाद से पीड़ित देश है, हम उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान को इनाम अगर मिलेगा तो हम उसको, पाकिस्तान को इनाम मिलेगा तो हम हंसी हंसी स्वीकार नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान को अगर कोई इनाम देगा दुनिया में कोई दूसरा मुल्क, तो उस पर हम दूसरे मुल्कों पे प्रश्न सरकार ये तो हमने तो अपनी बात कह दी जो कहनी थी। जिस तरह से विदेश नीति है, नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के लगातार ट्रम्प को अपना दोस्त कहते रहे हैं और अब डेलीगेशन जा रहा है देश को बताने के पाकिस्तान के देखिए मैंने कहा कि विदेश की धरती पर जो भी उस जनप्रतिनिधिमंडल में गए हैं मेरे सांसद साथी, सभी एकजुटता से हिंदुस्तान का पक्ष रखेंगे, पाकिस्तान का सत्य दुनिया के सामने उजागर करेंगे। पाकिस्तान एक बहुत ही धूर्त देश, ऐसा देश जो बार बार एक रणनीति के तहत हिंदुस्तान पे पीछे के रास्ते से हमला करने का कार्य करता है आतंकवादियों के माध्यम से। उनका सच दुनिया के सामने लाने में जो विदेशी धरती पे जो सांसद जाएंगे वो एकजुटता से भारत का पक्ष रखेंगे। लेकिन साथ में अगर कोई दुनिया का मुल्क या दुनिया के सारे, जैसे IMF में आपने देखा कि लगभग बहुत से मुल्कों ने पाकिस्तान को ये $1 अरब देने के पक्ष में जो मतदान किया, तो उनसे ये सवाल भी हम पूछेंगे भाई ये हमें स्वीकार्य नहीं होगा। अब हो गया यार, इसमें होगी यार, तुम जो है ना असली इशू था। ILD और JJP जनता के मुद्दों को छोड़कर आपस में झूठ की बात करें, क्या उन्हीं से पूछे ना। उसमें ये मैं यही कहूँगा, INLD और JJP का आपस में सबसे बड़ा जो आप कह रहे हो कि ये जूतम जूत हो रहे हैं या जो भी है, इनका सबसे बड़ा आपस का जो लड़ाई है क्या केंद्र बिंदु वो ये है कि बीजेपी की A टीम कौन है, कौन ज्यादा बीजेपी का साथ दे। वो इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि भाई बीजेपी के पास पहले पहुंच के कौन बीजेपी को समर्थन का पत्र पहुंचाए। इसकी प्रतिस्पर्धा है JJP और INLD की, और ये प्रतिस्पर्धा से इनको कोई आपस में बचा नहीं सकता। इसी प्रतिस्पर्धा की वजह से आज इनका जो हाल हुआ है, प्रदेश में जो हर्ष हुआ है, दोनों का जनाधार खिसका है, वो इसी वजह से खिसका है और वो इस प्रतिस्पर्धा में लगे रहेंगे। JJP ने प्रदेश कार्यालय खोल दिया, वो अपने रोहतक में जमीन, तो ये मैं समझता हूँ इसमें प्रदेश कार्यालय कोई भी खोल सकता है, इसमें सबको अधिकार है। आप पार्टी बना लो, आप खोल लो प्रदेश कार्यालय। नए CGI का जिस तरीके से बयान आया, नए CGI ने जिस तरीके से ED को लेकर के कहा है कि यार हो गया यार, कितनी